हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग शेड्यूल 6 के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो इस वीडियो में पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स या कंटेंट या ट्रांजैक्शंस और एडजस्टमेंट्स हमें दिए हैं वो पहले जान के लेंगे, और उसके बाद मैं आपको कुछ सॉल्यूशन के टिप्स बताऊंगा कि क्या क्या आ सकते हैं, सॉल्यूशन के हिंट्स दूंगा। आप उस हिसाब से फॉर्मेट को रेफर करते हुए सॉल्व कीजिएगा। और फॉर्मेट में जो वर्किंग नोट्स है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या वर्किंग नोट आ सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद अगला वीडियो आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन का आएगा, और उसके बाद उस वीडियो में हम चेक करेंगे कि क्या सही था और क्या हमने भूल गए, और कैसे हमें ये सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे डिराइव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। You are required to prepare financial statement from the following trial balance of Mehul Company Limited for the year ended 31st March 2012. तो मेहुल कंपनी ट्रायल बैलेंस एज एट 31st मार्च 2012 ये हमारे पास दिया है। तो ट्रायल बैलेंस में दिया है स्टॉक्स, फर्नीचर, डिस्काउंट, लोन टू डायरेक्टर, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, कमीशन, परचेजेस, प्लांट्स एंड मशीनरी, रेंटल्स, equity share capital, 11% debentures, bank loans, bills payable, creditors, sales, rent received, transfer fees, profit and loss appropriation account, provision for depreciation on plant and machinery, and इधर और है हमारे पास, यहाँ पे और कंटिन्यू होती है करंट अकाउंट, कैश, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेजेस, कंज्यूमेबल्स, freehold land, tools and equipments, goodwill, debtors, bills receivable, dealer aids, transit insurance, trade expenses, distribution, freight, debentures, और इस हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाती है। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें कुछ दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2012 82,300 है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड पिक्चर्स एट 5% freehold land at 2% and tools and equipment at 5% to be provided। देखिए आपको स्क्रीन में सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज सॉल्यूशन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास पीडीएफ फाइल भी होंगी, आप उसमें से चेक भी कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। ये डिराइव कैसे हुआ है वो हमें चेक करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे पास है और हमें क्या क्या लेना है। अब ये स्क्रीन जो है स्टैटिक रहेगा, आप चाहिए तो अपने नोटबुक में पॉइंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहली चीज, पिछले सॉल्यूशन में जैसे मैंने कहा, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉफिट या लॉस कैरिड होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस होने के लिए या फिर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बैलेंस शीट में, उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो उस हिसाब से वर्किंग नोट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी बनाना है हमें। तो देखिए आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा, सॉरी प्रोफॉर्मा जो है वो कितने पेज में आएगा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है तो आपको आइडिया आया होगा कि मेरे नोटबुक में, लॉन्ग बुक में, एक पेज में ट्रायल बैलेंस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, दूसरे पेज में बैलेंस शीट आ जाता है। तो सबसे पहले चीज़ इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ, ये है कि अंदाज लगाइए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले कितने पेजेस में आएगा। अगर आप सीरियल वाइज वर्किंग नोट्स याद रख रहे हो, तो अगर आपको समझ में आता है कि नहीं पहले प्रॉफिट एंड लॉस का मैं प्रोफॉर्मा लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो नो इश्यूज, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए फिर बैलेंस शीट बनाइए। अगर आपने सीरियल वाइज वर्किंग नोट्स याद रखे हैं और उस प्रोफॉर्मा को याद रखा है, तो पहले बैलेंस शीट बनाइए, थोड़ा स्पेस दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, एंड देन उसके बाद कंटिन्यूटी जो है आप पीछे के पन्नों में आके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस सॉल्यूशन में मैं डायरेक्टली वर्किंग नोट्स के बारे में बात करूंगा। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, बिकॉज हमारे पास देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल उन्होंने मेंशन करा है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है, याद रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हमें एक और वर्किंग नोट आएगा जो होगा अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर, ठीक है। सो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट हमें कहीं तो लिखा होगा, और उसके बाद करंट ईयर का जो प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में जाएगा वो भी हमें लिखना है। हुँ? उसके बाद बोरोविंग्स है हमारे पास, कुछ डिबेंचर्स है, ठीक है, और हमने बैंक लोन भी लिया है, तो ये बोरोविंग्स का वर्किंग नोट आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका ट्रेड पेबल्स, ठीक है। आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और आपके पास कुछ बिल्स पेबल्स भी है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सेकंड सॉल्यूशन में, बिकॉज सारी चीज़ें बैक टू बैक है और आपको अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट में टी फॉर्म में इन्होंने ट्रायल बैलेंस दे रखा है। उसके बाद आएगा आपके एसेट्स का, जहाँ पे टेंजिबल असेट्स जो है वो टेंजिबल असेट्स का एक वर्किंग नोट आएगा आपको, और उसमें आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी है। उसके बाद आपके पास कुछ फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स है, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है आपके पास, फ्री होल्ड लैंड है, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है। ये आपके टेंजिबल असेट्स में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ कैश भी है, तो कैश देखिए कहाँ गया कैश, ठीक है, शायद आपके दूसरे पन्ने में होगा। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड है हमारे पास, ठीक है। तो वो हमें ध्यान देना है कि कैश एट बैंक एंड कैश इन, ये देखिए कैश, ठीक है। तो ये कैश 800 आपके पास है, और आपके पास एक और कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ कहीं मिस कर रहा हूँ तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और उस हिसाब से सॉल्व कीजिए। ठीक है, पीडीएफ आपके पास है, आप पीडीएफ भी रेफर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन को समझना इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास कैश एट बैंक एक होगा 4500 का, करंट अकाउंट में है, देखिए सॉरी। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है हमारे पास, जो हमने डायरेक्टर्स को दिए हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ हमने बिल्स रिसीवेबल्स भी लिए हैं। उसके बाद अदर इनकम है, जो रेंट रिसीव्ड है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस नहीं है और फिर भी हमें पैसा आ रहा है, तो हमने रेंट रिसीव किया है और हमने कुछ ट्रांसफ़र फीस लिए हैं। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हमारे परचेजेस का आएगा, यहाँ पे है परचेजेस। एंड उसके बाद इन्वेंट्रीज के बारे में लिखा है, फिनिश गुड्स के इन्वेंट्रीज के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक, और उसमें से हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक शायद आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट्स आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके पास एक और वर्किंग नोट है, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है आपके यहाँ पे है वेजेस, देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के वर्किंग नोट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मेट अगर याद है तो आप इसमें से डिराइव कर सकते हो कि क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक वर्किंग नोट आएगा, फाइनेंस कॉस्ट का एक वर्किंग नोट आएगा, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का आएगा। अब ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्यों आएगा, बिकॉज हमारे पास कुछ टेंजिबल एसेट्स है, तो टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन डिराइव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फिर से लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले अगर आपने सीरियल वाइज वर्किंग नोट याद रखा है तो पहले बैलेंस शीट लिखना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। मार्जिन्स याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पूरा पेज लगेगा या फिर सेकेंड हाफ पेज भी लगेगा, उस हिसाब से आप अपना प्रोफॉर्मा या फॉर्मेट रेडी रखिए। अगर सेकेंड पेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थोड़ा स्पेस बचा है तो नीचे लिखना है बैलेंस शीट ऑन नेक्स्ट पेज, या फिर प्लीज टर्न ओवर, ठीक है, फॉर बैलेंस शीट। पीटीओ जो हम लोग लिखते हैं वो हमें लिखना है, ठीक है।
उसके बाद बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें वर्किंग नोट्स लिखने हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, वर्किंग नोट। आपने जैसे फॉर्मेट लिखा होगा वैसे ही आपको ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। अगर आपके कोई भी फॉर्मेट में कोई भी वर्किंग नोट ब्लैंक रहता है तो वहाँ पे 0000 अमाउंट लिखना है। ठीक है, अगर समझिए 50,000 है तो उसके नीचे आपको 0000 लिखना है, कोई भी डैश नहीं लिखेगा, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ेगा। अगर आप डैश लिखते हो तो अकाउंटिंग टर्म में वो, अगर आप सिस्टम में वो अपलोड करते हो तो वो माइनस माना जाता है, राइट। तो अगर आप जीरो वैल्यू डालते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट में 0000 लिखना है, इतना आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चाहे वो पूरा फॉर्मेट लिखा हो या फिर आपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन में फॉर्मेट्स ऐड किए होंगे, लेकिन फॉर्मेट का सीरियल नंबर, फॉर्मेट का सीरीज आपको अच्छे से लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे 9 नंबर का क्या बोलते हैं वर्किंग नोट, उसके बाद लिखोगे आप 5 नंबर का, फिर 1 नंबर का वर्किंग नोट बैलेंस शीट में। तो वो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन जो है बिगड़ जाएगा और शायद बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सीरियल वाइज जाना है और पूरा फॉर्मेट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा फॉर्मेट लिखने पे भी आपको यूनिवर्सिटी मार्क्स देती है, 1 या 2 मार्क्स हमें फॉर्मेट्स के मिलते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन के मार्क्स हमें मिलते हैं। उसके बाद हमने जिस हिसाब से वर्किंग नोट मेंशन किया है, वर्किंग नोट को प्रेजेंट किया है, वो भी मायने रखता है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए, घाई घाई में कोई भी सॉल्यूशन मत सॉल्व कीजिए, लॉजिकली सॉल्व कीजिए। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ योर फॉर्मेट as per the schedule 6. Second, draw your working notes as per your formats, and then fill up all your uh, working notes and format according to the question. Thank you so much. Keep watching and keep studying.